कहा जाता है कि देवभूमि उत्तराखंड में देवताओं का वास है। यहाँ पर है यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, जिन्हें उत्तराखंड के 4 धाम कहते हैं। बद्रीनाथ तो देश के 4 धामों का भी हिस्सा है, जबकि केदारनाथ पंच केदार का भी पार्ट है और इसमें केदारनाथ के अलावा तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मदमहेश्वर और कल्पेश्वर आते हैं। यहाँ हिंदुओं की आस्था का केंद्र हरिद्वार भी है, जहाँ श्रद्धालु माँ गंगा के स्नान के लिए आते हैं। इसके अलावा कसार देवी, कैंची धाम, हेमकुंड साहिब, धारी देवी टेम्पल, कार्तिक स्वामी टेम्पल, ऋषिकेश और उत्तरकाशी जैसे बहुत से रिलीजियस टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। ऋषिकेश में भारत की बेस्ट राफ्टिंग और इंडिया की हाईएस्ट बंजी जंपिंग भी होती है। साथ ही उत्तराखंड में आपको गोमुख ग्लेशियर, रूपकुंड लेक, केदारकंठ और वैली ऑफ फ्लावर्स जैसे बहुत से खूबसूरत ट्रैक्स भी देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पहाड़ों में आकर अगर हिल स्टेशन का मजा लेना है तो मसूरी, चक्राता, कौसानी, नैनीताल, मुक्तेश्वर, रानीखेत और चोपता आपको नेचर से नजदीकी महसूस करवाएंगे। और यहीं पर जोशीमठ से लेकर औली तक 4 किलोमीटर लंबा भारत का लॉन्गेस्ट रोप वे भी है। और अगर आपको पसंद है वाइल्ड लाइफ तो फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क, जहां टाइगर्स और एलिफेंट्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आपकी उत्तराखंड में कौन सी है फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज को आसमान पे लेके जा सकती हैं महाराष्ट्र की ये 5 सिटीज। पहला शहर है रत्नागिरी, जहां वातड़ इंडस्ट्रियल एरिया में 1000 एकड़ में रिलायंस कंपनी धीरूभाई अंबानी डिफेंस सिटी बना रही है। यहाँ एक्सप्लोजिव से लेकर स्मॉल आर्म्स और एडवांस एम्युनिशन तक सब कुछ मैन्युफैक्चर किया जाएगा। रिसेंटली ही महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रिलायंस के साथ इस सिटी के लिए 16,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर की है। सेकेंड सिटी है पुणे। हाल ही में एक रिसेंट रिपोर्ट ने रिवील किया कि महाराष्ट्र में 641 MSMEs डिफेंस सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर रही हैं और ये हर साल तेजी से ग्रो कर रही हैं और इसमें से 80 to 90% MSME पुणे सिटी में है। यही नहीं, इनमें से 36 एंटिटीज का टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है। थर्ड सिटी है नागपुर, जहां रफाल एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स बनाए जा रहे हैं। एयरबस और बोइंग के 1200 से ज्यादा पार्ट्स मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं और जल्द ही फैल्कन जेट एयरक्राफ्ट भी मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। फोर्थ है नासिक, जहां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। और लास्ट है गढ़चिरौली, जहां कल्याणी ग्रुप डिफेंस सेक्टर में बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाला है। इवन महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी महाराष्ट्र को भारत का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का विजन रखते हैं। इसीलिए उन्होंने स्विट्जरलैंड के दावोस में हो रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 6.25 लाख करोड़ के मल्टीपल MOUs यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं, जिसमें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्याणी ग्रुप और टेम्बो डिफेंस प्रोडक्ट लिमिटेड के साथ डिफेंस सेक्टर में साइन हुए MOUs शामिल हैं। दोस्तों, आपके अकॉर्डिंग महाराष्ट्र के और कौन से डिस्ट्रिक्ट के पास डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का पोटेंशियल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भूटान एक ऐसा शहर बना रहा है जो साइज में पूरे सिंगापुर देश से भी बड़ा है और ये सिटी भारत के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इस सिटी का नाम है गिलेफू माइंडफुलनेस सिटी, जिसका कंस्ट्रक्शन इंडिया भूटान बॉर्डर पर असम स्टेट के नजदीक 1000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में किया जा रहा है। ये सिटी पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल होगी, जहां IT, एजुकेशन, होटल और हॉस्पिटल जैसी नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज होंगी और इसे इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन और हेल्थ एंड वेलनेस हब के रूप में प्रमोट किया जाएगा। नेचर और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ एक नेशनल पार्क और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी। साथ ही यहाँ ऐसी रिवर्स होंगी जिनके पास 4000 से 5000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का पोटेंशियल होगा। मगर भूटान के पीएम ने कहा है कि ये सिटी इंडिया को डायरेक्टली बेनिफिट करेगी, पर कैसे? असल में इसे पर्पसफुली असम बॉर्डर पे बनाया जा रहा है, जहां से साउथ एशिया को म्यांमार और साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट किया जा सकेगा। इसके साथ भूटान इंडिया का अकेला डायरेक्ट नेबर है जो चाइना के कंट्रोल से बाहर है और इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत और भूटान के रिलेशंस और बेहतर होंगे। दोस्तों, भारत के और किस स्टेट को ऐसे ही सस्टेनेबल सिटीज की जरूरत है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। $160 बिलियन, इतने पैसे भारत को हर साल खर्च करने पड़ते हैं अपने प्रीशियस फॉरेक्स रिजर्व से, वो भी अपने एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए। पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है ये इवेंट, जिसका नाम है इंडिया एनर्जी वीक और इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस। दरअसल भारत को अपनी जरूरत का 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है और ये क्रूड ऑयल कहां से आएगा, ये ग्लोबल इवेंट्स पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए 2021 तक इंडिया जितना ऑयल इंपोर्ट करता था उसमें 24% इराक से, 16% सऊदी अरेबिया से, 10% यूएसए से और 2% रशिया से आता था। लेकिन 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होने की वजह से आज रशिया अकेले भारत को 41% ऑयल सप्लाई कर रहा है, जबकि इराक 20%, सऊदी अरेबिया 11% और यूएसए सिर्फ 4% ऑयल की सप्लाई कर रहा है। इस डिपेंडेंसी की वजह से भारत में क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफी वॉलेटाइल होते रहते हैं, जिसका असर पूरी इकोनॉमी पर देखने को मिलता है। इस सिचुएशन को बदलने के लिए जरूरी है कि भारत क्लीनर एनर्जी सोर्सेज पर शिफ्ट करे। एग्जांपल जैसे कि सोलर एनर्जी, हाइड्रोजन, इथेनॉल और बायोफ्यूल्स। ऐसे ही क्लीनर एनर्जी सॉल्यूशंस को भारत की तरफ ले जाने के लिए 2023 में शुरुआत की गई थी इंडिया एनर्जी वीक की।
जो आज दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एनर्जी इवेंट बन चुका है। यहाँ 20 देशों के एनर्जी मिनिस्टर्स और हाइड्रोजन की फील्ड में इनोवेशन और सॉल्यूशंस पर डिस्कशंस कर रहे हैं। इसके साथ 700 से ज्यादा लीडिंग कंपनीज भी इसका हिस्सा बनेंगी, जैसे पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड, गेल, ओएनजीसी, टाटा एनर्जीज, टोटल एनर्जीज और इंडियन ऑयल। ये है भारत का वो हिस्सा जहां लगभग 60 करोड़ लोग रहते हैं और इस हिस्से को हम कहते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। इस प्लेन की फॉर्मेशन इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा डिपॉजिटेड एलुवियल की वजह से हुई है और ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट एलुवियल प्लेन्स हैं। साथ ही ये वर्ल्ड के मोस्ट फर्टाइल प्लेन भी हैं, जो भारत का 50% से ज्यादा फूड ग्रेन अकेले प्रोड्यूस करते हैं और इसीलिए ये फूड बाउल ऑफ इंडिया कहलाते हैं। ये हिमालयास के साउथ से शुरू होकर पेनिनसुलर प्लेटू के नॉर्थ ईस्ट तक और इंडस के माउथ से शुरू होकर गंगा के माउथ तक एक्सटेंड करते हैं और ये पूरी फिजियोग्राफिक डिवीजन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम को कवर करती हैं। इन्हें टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला राजस्थान प्लेन, जो वेस्टर्न राजस्थान से लेकर पाकिस्तान तक फैले हैं। दूसरा पंजाब हरियाणा प्लेन, जहां सतलुज, रवि, चेनाब, झेलम और इंडस रिवर हैं। तीसरा गंगा प्लेन, जिसे फर्दर अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन और लोअर गंगा प्लेन में डिवाइड किया जाता है। और फोर्थ है ब्रह्मपुत्र प्लेन, जिसे असम वैली भी कहते हैं। दोस्तों, आप इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के किस पार्ट से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से निकले इस डिटर्जेंट ने निरमा, रिन और सर्फ एक्सेल जैसे मार्केट लीडर्स को भी बीट कर दिया और आज ये 20% मार्केट शेयर के साथ भारत का लार्जेस्ट डिटर्जेंट ब्रांड है। ये है बिजनेसेस ऑफ इंडिया सीरीज का पार्ट 1, घड़ी डिटर्जेंट। दोस्तों, इसकी पेरेंट कंपनी आरएसपीएल ग्रुप आज $multi-billion कंपनी है और इसके ओनर मुरलीधर ज्ञानचंदानी की नेटवर्थ 11,000 करोड़ से ज्यादा है। 1987 में मुरलीधर और उनके भाई बिमल कुमार ने अपने छोटे से सोप बिजनेस को बड़ा बनाने का सोचा और उन्होंने अपनी रोहित सर्फेक्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के अंडर लॉन्च किया घड़ी डिटर्जेंट को। जहां बाकी ब्रांड्स हाई एंड कंज्यूमर्स को टारगेट करते थे, वहीं घड़ी ने अफोर्डेबल प्राइसेस से क्वालिटी प्रोडक्ट्स लॉन्च करके मास मार्केट को टारगेट किया। नतीजा, आज घड़ी डिटर्जेंट हर साल 5,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करता है। 1988 में कंपनी ने दूसरे बिजनेस में डाइवर्सिफाई करना शुरू किया और रोहित सर्फेक्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम बदलकर आरएसपीएल ग्रुप कर दिया गया। 1995 में मुरलीधर के बेटे मनोज ने कानपुर के लेदर को ग्लोबल ले जाने के लिए रेड चीफ ब्रांड लॉन्च किया। आज रेड चीफ 16 स्टेट्स के लगभग 3200 आउटलेट्स में मौजूद है और हर साल 300 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आरएसपीएल और भी कई सक्सेसफुल ब्रांड्स ओन करता है, जैसे नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट डेयरी ब्रांड नमस्ते इंडिया, सैनिटरी पैड ब्रांड प्रो ईज और टॉयलेट सोप ब्रांड वीनस। दोस्तों, सीरीज के अगले पार्ट में आप किस स्टेट की किस ब्रांड को जानना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव इस भारतीय जवान को खुद मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान आर्मी चीफ बनने का ऑफर किया था, लेकिन इस ऑफर को ठुकराकर जंग में इन्होंने पाकिस्तान के इतने सैनिकों को मारा कि पाकिस्तान को उनके ऊपर 50,000 का इनाम रखना पड़ा। मैं बात कर रहा हूँ द शेर ऑफ नौशेरा, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की। पार्टीशन के जस्ट बाद ही अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया और नौशेरा और जहांगीर के एरियाज को कैप्चर कर लिया। उस समय के फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने इसे रिकैप्चर करने की जिम्मेदारी ब्रिगेडियर उस्मान को सौंपी, जो ऑफिसर होने के बावजूद खुद मैदान जंग में उतर गए। उनकी लीडरशिप में इंडियन आर्मी ने नौशेरा में पाकिस्तानी सेना पर अटैक किया और 2000 कैजुअलिटीज को अंजाम दिया। नौशेरा को कैप्चर करने के बाद उन्हें लॉयन ऑफ नौशेरा का टाइटल मिला। उनकी इस बहादुरी के बाद ही उन पर 50,000 का इनाम रखा गया था। नौशेरा के बाद बारी थी जहांगीर को रिकैप्चर करने की, जो ब्रिगेडियर उस्मान और इंडियन आर्मी ने 3 महीने में कर दिया। लेकिन पाकिस्तानी सेना हारने के बावजूद जहांगीर पर लगातार बॉम्बिंग कर रही थी, जिसे डिफेंड करते हुए ब्रिगेडियर उस्मान शहीद हो गए। दोस्तों, अगले वीडियो में आप भारत की कौन सी अमर गाथा जानना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रथ यात्रा को सेलिब्रेट करने के लिए देश विदेश से लोग उड़ीसा आते हैं, लेकिन उड़ीसा में और भी बहुत सारे खास फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनु यात्रा। ये बरगढ़ में 11 दिन तक चलता है। पूरे शहर को मथुरा बना दिया जाता है और कृष्ण कंस की लीला होती है। उड़ीसा का लॉन्गेस्ट फेस्टिवल है चंदन यात्रा, जो 42 डेज तक चलता है। इस फेस्टिवल में चापा नाम की बोट्स में भगवान को रखकर एक यात्रा करी जाती है। जून में मनाते हैं राजा पर्व, जिसमें पूजा जाता है धरती माता को। त्योहार के 3 दिन तक लड़कियां नए कपड़े पहनकर झूला झूलती हैं और पीठा खाती हैं। कोणार्क में होता है डांस फेस्टिवल, जिसमें एंशिएंट सन टेम्पल के सामने क्लासिकल डांस परफॉर्मेंसेस होती हैं। अगला है कलिंगा महोत्सव, जो मार्शल आर्ट्स का फेस्टिवल है। मार्शल आर्टिस्ट धौली हिल्स पे परफॉर्म करने पूरे देश से आते हैं। एंशिएंट टाइम्स में मर्चेंट ट्रेड के लिए इंडोनेशिया के बाली जाते थे। उसी की याद में मनाते हैं बाली यात्रा फेस्टिवल। ओडिया कैलेंडर के हिसाब से न्यू ईयर बनाया जाता है अप्रैल में, जिसे कहते हैं महाबिसिफ संक्रांति।
जबकि नुआखाई है वेस्टर्न ओडिशा का हार्वेस्ट फेस्टिवल। दोस्तों ओडिशा में और कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये एक डैम प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश के लिए लाइफलाइन है तो वहीं ओडिशा के लिए डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकता है। इस प्रोजेक्ट का नाम है पुलावरम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जो आंध्र प्रदेश के एलुरु डिस्ट्रिक्ट में गोदावरी रिवर पर बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में लगभग 2.45 किलोमीटर लंबा डैम बनाया जाना है और गोदावरी और कृष्णा रिवर को इंटरलिंक भी किया जाना है, जिसके कंप्लीशन के बाद आंध्र रीजन के 2.91 लाख हेक्टेयर लैंड को इरिगेशन मिलेगा और 28.5 लाख लोगों को पानी मिलेगा। लेकिन ओडिशा के फॉर्मर सीएम नवीन पटनायक और उनकी पार्टी बीजू जनता दल अब इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मगर क्यों? दरअसल 1980 में जब आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा के बीच इस प्रोजेक्ट के लिए एग्रीमेंट हुआ था, तब डिसाइड किया गया था कि इस प्रोजेक्ट का फुल रिजर्वायर लेवल 150 फीट और स्लिपवे डिस्चार्जिंग कैपेसिटी 36 लाख क्यूसेक होगी। लेकिन अब प्रोजेक्ट के ओरिजिनल डिजाइन में इसे चेंज करते हुए फुल रिजर्वायर लेवल को 174.2 फीट और स्पिलवे डिस्चार्जिंग कैपेसिटी को 50 लाख कर दिया गया है। मल्टीपल स्टडीज बताती हैं कि इस चेंज की वजह से ओडिशा के मलकानगिरी में 162 विलेजेस डूब जाएंगे। दोस्तों आपके अकॉर्डिंग क्या इस प्रोजेक्ट को सच में रिकंसिडर किए जाने की जरूरत है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। महाराष्ट्र में एक ऐसा किला है जहां छत्रपति शिवाजी महाराज अपना खजाना रखते थे और इनकी रक्षा करते थे शिलेदार। लोनावला के पास इंद्रायणी वैली की सदर्न मोस्ट पॉइंट पर लोकेटेड है डेक्कन का स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे फेमस फोर्ट लोहागढ़ या द आयरन फोर्ट। ये फोर्ट 100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर सिचुएटेड है और यहाँ से पूरा रीजन मॉनिटर किया जा सकता था। और इसकी स्ट्रेंथ को देखते हुए उन्होंने इसमें मराठा साम्राज्य का खजाना रखना शुरू कर दिया। इन खजानों की रक्षा करते थे मराठा साम्राज्य के सबसे प्रमुख सिपाही शिलेदार, जिनके पास युद्ध में लड़ने के लिए खुद के घोड़े और तलवार होती थी। शिलेदार कई प्रकार के होते थे, जैसे सूबेदार, पंच हजारी, हवलदार और वतनदार। दोस्तों अगर आप भी शिलेदार और मराठा खजाने के इतिहास को समझना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिसेंटली रिलीज हुए फिक्शनल शो द सीक्रेट ऑफ शिलेदार को जरूर देखिए। ये कहानी है एक शिलेदार के वंशज डॉक्टर रवि की, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इस खजाने को खोजने और सुरक्षित रखने की। लेकिन क्या डॉक्टर रवि के हाथ खजाना लगेगा और क्या वो इस खजाने को लुटेरों से सुरक्षित रख पाएंगे? इन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव